गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। एमए फाइनल ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कल हम लोग अपन पेपर पढ़ रहे थे, पेपर नंबर अपना 6 है ये, जो पेपर के डिस्कशन कर रहे थे। और जिनमें भी कल पढ़ा था हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और मौलिक अधिकारों के बारे में कई विद्वानों के द्वारा कुछ डेफिनेशंस और परिभाषाएं भी दी गई थी, जिनमें से महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण है वो भारतीय की इच्छा के अनुसार ही होगा या किया जाएगा। गांधी ने पहले संकेत दे दिया था कि भारतीय लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जैसा संविधान चाहते हो उसी प्रकार का संविधान हम लोग तैयार करके देंगे, अर्थात भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार ही भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। फिर बाद एक विद्वान हुए थे लास्की ने कहा था कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह दशा है जिनके बिना मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अर्थात ये कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह दशाएं हैं जिनके बिना एक मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों की हम लोग यदि बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों की शुरुआत या प्रारंभ कहाँ से हुआ? देखिए 1215 में इंग्लैंड में एक मैग्ना कार्टा की शुरुआत हुई और उस मैग्ना कार्टा के साथ ही ये माना जाता है कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इन मौलिक अधिकारों को जो संवैधानिक दर्जा है वो अमेरिका के द्वारा दिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इसलिए प्रति 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें तो 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, जबकि राजस्थान में 2003 में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और सर्वप्रथम अमेरिका के द्वारा इन मौलिक अधिकारों को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किया गया था। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है उनका वर्णन किया गया था। अब देखिए उनको अपन एक एक करके बातचीत करते हैं। देखिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अंतर्गत इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र राज्य या राजनीतिक लोकतंत्र को कायम रखना। आर्टिकल 12 कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए अनुच्छेदों की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 ये दो ऐसे आर्टिकल है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान में समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे आर्टिकल है जिनको अगर देश में आपातकाल भी लग गया तब भी समाप्त नहीं किए से। अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय आपातकाल में सब समाप्त हो जाते हैं, यानी कि 19 के अंतर्गत दिया गया जो बोलने की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो समाप्त हो जाती है। अब देखिए मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1979 के अंतर्गत जो एक संपत्ति का जो मौलिक अधिकार का अधिकार था उस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे एक प्रकार से कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और वर्तमान में प्रत्येक भारतीय नागरिक के कुल रह गए अधिकार 6 और उन 6 अधिकारों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिनमें से पहला अधिकार मैंने आप लोगों को बताया था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष सभी लोग समान है, अर्थात कानून की नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री वही है, राष्ट्रपति वही है और एक आम नागरिक भी वही, अर्थात समानता का अधिकार सब विधि के समक्ष यानी कानून की नज़रों में सब व्यक्ति समान है, ऐसा अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी के साथ किसी भी आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता का अधिकार, अर्थात जो नौकरियाँ वगैरह होती हैं उनमें समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अनुच्छेद 17 इसको आप लोग विशेष कर ध्यान रखना, आर्टिकल 17 में कहा गया था अस्पृश्यता का अंत है, अर्थात छुआछूत इसको अब कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया गया है। 18 कहता है उपाधियों का अंत है, राज्य कभी भी शिक्षा और सैनिक से संबंधित सभी क्षेत्रों को छोड़कर उपाधियाँ प्रदान कर सकता है। दूसरा अधिकार आप लोगों का आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक प्रत्येक नागरिक को जो कुछ 7 स्वतंत्रताएं दी गई उनके बारे में विचार हम लोगों ने किया था, जिनमें से था विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, देश में घूमना फिरना या प्रॉपर्टी खरीदना या संघ बनाना, ये सारी अभिव्यक्ति के अंतर्गत समाहित किए गए थे। लेकिन संपत्ति के अधिकार को आप लोगों को पता है समाप्त कर देगा। अनुच्छेद 19 कहता है प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्ति करने की स्वतंत्रता, अन्य प्रकार की सूचनाओं का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि की स्वतंत्रता,
अनुच्छेद 21 कहता है जीने की स्वतंत्रता या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। और अनुच्छेद 22 कहता है बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत नज़दीकी न्यायालय में पेश करना आवश्यक होता है। ये था आप लोगों का दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार आता है आप लोगों को शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। अनुच्छेद 23 कहता है व्यभिचार प्रथा पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से आयु के कम बच्चे से आप लोग मतलब एक प्रकार से कार्य कारखानों वगैरह में जो काम कराते हैं वो नहीं करा सकते। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। चौथा देखिए आप लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है और सिख समुदाय को विशेषकर कृपाल धारण करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आज़ादी, कि आप लोग धर्म से संबंधित जो भी कार्य उसके प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्यों से प्राप्त जो आय होती है, धार्मिक कार्य से जो इनकम आती है, चढ़ाव वगैरह आता है मंदिरों मस्जिदों में गिरजाघरों में सब जगह चर्च वगैरह में, तो उनसे जो इनकम होती है वो टैक्स रहित मानी गई है। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी अनुदान संचालित विद्यालयों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, इसका प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं पांचवा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के लिए उनके हितों की संरक्षण प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शिक्षण संस्थान खोल सकता है। अनुच्छेद 31 देखिए संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 300 के अनुसार कानूनी अधिकार का रूप दे दिया, यानी कि स्थानांतरण कर दिया गया। अब लास्ट है आपको संवैधानिक उपचारों का अंत है, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। इस अधिकार के सुरक्षा के लिए न्यायालय के द्वारा दी जाने वाली कुछ रिटें हैं वो हमें दी गई है। तो ये हो गई आप लोगों के ह्यूमन राइट्स यानी मूल अधिकारों से संबंधित बात। अब बात करते हैं हम लोग मूल कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज़। देखिए मोरल ड्यूटीज़ की हम लोग बात करें, मूल कर्तव्य, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मूल कर्तव्य संविधान, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो यानी कि ये कहूँगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं था। यानी कि मूल संविधान के अंतर्गत हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहीं भी नज़र नहीं आता है। लेकिन 1976 के अंतर्गत एक सवर्ण सिख समिति का गठन किया गया था। सवर्ण सिख समिति की सिफारिश के आधार पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत और 1976 के अंतर्गत ही एक सवर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने एक सुझाव दिया गया था जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और उसी समिति के सुझाव के आधार पर इन मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शामिल किया गया था। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख जब मूल संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नज़र नहीं आया था। यानी कि मूल कर्तव्य की बात करते थे 1976 में सवर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था और सवर्ण सिंह समिति ने अपने सुझाव के अंतर्गत ही 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। इन मूल कर्तव्य उस समय प्रत्येक व्यक्ति के जो 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत एक 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया था और वह 11वां मौलिक कर्तव्य था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने का कार्य। ये 11वां मौलिक कर्तव्य एक प्रकार से शामिल कर लिया गया था 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन किया गया था। तो अब प्रत्येक भारतीय नागरिक कुल टोटल हो गए 11 मूल कर्तव्य और उन 11 मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हो गए। देखिए मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, लेकिन सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में इनको शामिल किया गया था। उस समय कुल 10 मूल कर्तव्य के बारे में बातें बताई गई थी और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इस समय देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती गांधी, पीएम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल के अंतर्गत ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्य को संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया था। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। उस समय कुल 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य
जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत किया गया था और उसी समय 11वां मूल कर्तव्य और शामिल कर लिया गया था। वो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये 11वां मूल कर्तव्य उस समय शामिल कर लिया गया था। लेकिन इससे पहले जो 10 मूल कर्तव्य थे, क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का कि श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर कुल कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि उस समय कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जबकि वर्तमान में प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्य हो गए। क्यों? क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ये 11वां मूल कर्तव्य था। अब 10 मूल कर्तव्य की हम लोग बात करते हैं। देखिए आप लोग, पहला सभी भारतीय नागरिकों का पहला मूल कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें एवं उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र दिवस, राष्ट्रगान का सम्मान करें। देखिए पहला मूल कर्तव्य हम सब लोगों का ये कि जो संविधान हमारा बना है उस संविधान का हम लोग सम्मान करें, उसका पालन करें। और संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान है, उनका भी हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। क्योंकि देखिए देश के जो सम्मान में जो गीत गाए जाते हैं, राष्ट्रगान गाए जाते हैं, देश का सम्मान, देश का गौरव है, राष्ट्रीय गीत है, अर्थात देश के संविधान का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। और जो संस्थाएं बनी उनकी राष्ट्र ध्वज, तिरंगा, हमारा देश का जो तिरंगा है, उस तिरंगे को हम लोग झुक कर सलाम करें। और जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान के सम्मान में हम लोगों को हमेशा करना चाहिए। अर्थात जो संस्थाएं बनी उनका सम्मान हमें तत्काल रूप से हमेशा करता रहना चाहिए। देश के संविधान का सम्मान करें और जो राष्ट्र के सम्मान में जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है और राष्ट्र ध्वज है, उनका भी हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। अर्थात उनका कभी भी हम लोगों को मतलब अपमानित रूप में उनको देखना नहीं चाहिए। अर्थात उनके सम्मान में हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोए और उनका पालन करें। देखिए जो राष्ट्रीय आंदोलनों में जिन लोगों की जो भूमिका रही थी और उन राष्ट्रीय आंदोलनों की वजह से हम लोगों को जो आज़ादी प्राप्त हुई थी, उन लोगों के द्वारा किए गए कार्यों को हमें किसी प्रकार से भूलना नहीं चाहिए। अर्थात जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रेरणा स्रोत थे या प्रेरणा जो व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को समय समय पर हमें याद करना चाहिए। उनके सम्मान में उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमें सम्मान देना चाहिए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आत्मसात करके अपने हृदय में संजो कर रखना चाहिए। ये भी हमारा एक प्रकार से दूसरा मूल कर्तव्य बताया गया। तीसरा मूल कर्तव्य देखिए, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को हमेशा बनाए रखना चाहिए। अर्थात देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का दायित्व हम सभी भारतीय लोगों का है। अर्थात देश विभिन्नता वाला देश है, यहाँ पर अनेक प्रकार की जातियाँ, धर्म के लोग निवास करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग रहन सहन, खान पान सभी प्रकार की हमारे यहाँ पर है। यानी कि ये कहूँ कि विभिन्नता वाला देश यदि कोई विश्व में है तो वह भारत देश है। तो भारत देश की जो एकता और अखंडता और उसकी जो संप्रभुता है उसको बनाए रखने का दायित्व हम सभी भारतीय लोगों का बनता है। अर्थात देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना भी हमारा दायित्व बनता है और इसको हम बनाकर रखेंगे। चौथा जो मूल कर्तव्य हम लोगों का बनता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मान लीजिए देश के ऊपर कभी कोई संकट आ जाए, संकट आने की स्थिति में हम सभी भारतीय लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जब देश के नागरिकों को आह्वान करें कि आह्वान करने पर कि आइए देश की सुरक्षा अभी खतरे में पड़ गई है, तो देश में आह्वान करने पर ही हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि देश की आन बान और शान के लिए हम लोग तत्काल रूप से देश की सेवा के लिए समर्पित होकर शामिल हो जाए। यार मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए, आपातकाल की स्थिति मान लीजिए और कोई मतलब कि अकाल वगैरह पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति हम लोगों को देश की सेवा के लिए तत्काल तैयार रहना चाहिए और आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हमें सेवा करनी चाहिए। ये भी हमारा एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब देखिए, सभी देशवासियों में भाईचारे की भावना का विकास करें। देखिए देशवासियों का एक मूल कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये देश विभिन्नता वाला देश है, विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, भाषा आदि अलग अलग जगह, आप जैसे अलग अलग राज्यों में जाओगे अलग अलग रहन सहन खान पान आप लोगों को नजर आएगी। तो अर्थात इन सभी लोगों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, अर्थात भाईचारे की भावना का विकास हम लोगों को करना चाहिए। अर्थात सभी लोगों को एक प्रकार से भाईचारे के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। ये भी एक हमारा मूल कर्तव्य बनता है।
नेक्स्ट मूल कर्तव्य हम लोगों का है कि जो भारतीय जो संस्कृति की जो गौरवशाली परंपराएं उनको समझे और उनका संरक्षण करें। देखिए, देश की जो संस्कृति है, इस संस्कृति में जो अच्छी अच्छी परंपराएं और प्रथाएं, उन परंपराओं और प्रथाओं का अनुसरण हम लोगों को करना चाहिए। और आप लोग देखा और देखते हैं, जब 15 अगस्त से 26 जनवरी का जब दिनों दिल्ली के लाल किले पर जो तिरंगा झंडा फहराया जाता है, उसमें देख रहे हो अलग अलग राज्य की जो संस्कृति है, उन संस्कृति की वहाँ पर झांकियाँ निकाली जाती है। तो उन झांकियों का सभी देशवासियों के द्वारा सम्मान दृष्टि से देखा जाता है। यानी कि जो हमारी गौरवशाली जो प्रथाएं और परंपराएं हैं, उनका अनुसरण हम लोगों को करना ही चाहिए। अच्छी परंपराओं का अनुसरण हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा भी हम सभी भारतीय लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण और प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। देखिए, जो पर्यावरण है हमारा, एनवायरनमेंट है, और जो नेचर प्रकृति है, इनका हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वन है, जीव जंतु है, नदी नाले हैं, झीलें हैं, समुद्र है, अर्थात इन सब का दायित्व भी हम लोगों को ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। यानी कि पेड़ पौधों को हमें काट लेना चाहिए, प्रकृति के साथ किसी प्रकार खिलवाड़ नहीं करना है। यानी कि पेड़ पौधे अधिक से अधिक उगाने चाहिए। मानते हैं कि आवश्यकता अनुसार पेड़ पौधों को काटा जाता है, आवश्यकता, लेकिन यदि हम लोगों के द्वारा एक पेड़ काटा जाता है, यानी कि वो पेड़ पूरी तरीके से सूख जाए, तभी उसको काटना चाहिए और उसके स्थान पर 2 पेड़ वापस से पुनः लगा देना चाहिए। अब देखिए, नदियों के अंतर्गत है, झीलों के अंतर्गत है, जो डस्टबिन वगैरह, जो गंदगी वगैरह उसमें बेच दी जाती है। अर्थात इस प्रकार का कार्य, यानी नदी नालों और झीलों को भी स्वच्छ एकदम साफ सुथरा रखने का कार्य हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। यदि वो साफ सुथरा होगा तो वो पानी हमारे पीने के योग्य था। नदी, झीलें, इनको साफ सुथरा रखने का दायित्व भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। ये भी हम लोगों को ध्यान में। और जीव जंतु, देखिए, जीव हत्या भी एक प्रकार से पाप ही के समान माना गया। अर्थात जीवों की हत्या किसी भी प्रकार से नहीं करनी चाहिए। अर्थात उन विचारों को भी जीने का अधिकार है, उनकी हत्या मनुष्य के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। अर्थात जीव जंतु को भी जंगलों में रहने दो, जंगलों को समाप्त मत करो। अर्थात हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ इतना बड़ा मजाक करेगी कि पूरी सृष्टि का कभी आने वाले समय में विनाश कर देगी। और हम लोग आज देख रहे हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ होने का नतीजा देखिए आप, कितने प्रकार की बीमारियाँ, कैसी कैसी बीमारियाँ। ये देखिए कोरोना, कौन सी बीमारी आ गई, समझ के बाहर है, पूरा विश्व परेशान। क्यों? इसका कारण यही कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़खानी किए थे। इसके बारे में हम लोगों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात प्रकृति के साथ किसी प्रकार खिलवाड़ न होना चाहिए। वन, नदी, नाले, झीलें, इनका साफ सफाई का ध्यान रखें और जीव जंतुओं को किसी प्रकार से हानि न पहुँचे, अर्थात उनकी मृत्यु ना करें। नेक्स्ट कर्तव्य हम लोगों का बनता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। अर्थात मानवता को ज्ञान की ओर, यानी कि समय को ध्यान रखते हुए वैज्ञानिक सोच का विकास करे, डेवलपमेंट। समय आज कैसा चाहता है, आज देखिए विज्ञान का युग आ चुका है पूरी तरीके से। इसलिए कहा कि मनुष्य, जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति है, अपने कर्तव्य में भी इस बात का ध्यान रखे, वैज्ञानिक सोच को अपनाए। अर्थात ये दृष्टिकोण प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनाना पड़ेगा। वैज्ञानिक सोच यानी कि ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है, वो भी आप लोगों को करना ही पड़ेगा, दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। देखिए, होता क्या है कि कभी कोई आंदोलन वगैरह होती है तो छोटी सी बात के ऊपर उपद्रव मचा देते हैं, और उपद्रव मचाने के बाद सरकारी बस, सबसे पहले सरकारी बसों को आग लगाते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को यानी कि नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ऐसा कहा कि सरकारी संपत्ति वो हम लोगों की प्रॉपर्टी है, जनता की प्रॉपर्टी है, वो हमारे पैसों से खरीदी प्रॉपर्टी है। इसलिए कहा गया कि किसी प्रकार के भारतीय नागरिक को ये कर्तव्य बनता है कि वह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचाए और हिंसा से दूर रहे। यानी कि जहाँ भी कोई हिंसा संबंधित जो घटना घटित हो रही है, ऐसा उससे दूर हो जाए। ये भी हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है। तो ये 10 श्रवण सिंह कर्तव्य जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, वो श्रवण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर बताए गए थे। ये 10 के 10 जो कर्तव्य प्रत्येक भारतीय नागरिक के। 11वां जो मूल कर्तव्य था वो आप लोगों को बता देता हूँ। ये 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये थे आप लोगों के कुछ मूल कर्तव्य जिनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ
कि मूल कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो मूल कर्तव्य को मूल संविधान में कहीं पर मूल कर्तव्य को जगह नहीं दी गई, अर्थात संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य कहीं भी जोड़े नहीं गए थे जब संविधान का निर्माण किया गया था। लेकिन श्रवण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इन मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उस समय 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, उनके कार्यकाल में ये श्रवण सिंह समिति के आधार पर कुल श्रवण सिंह समिति ने सिफारिश की थी और 10 मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। और श्रवण सिंह समिति की सिफारिश के समय प्रत्येक भारतीय नागरिक के कुल 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 करके एक और 11 मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रदान। तो वर्तमान में प्रत्येक भारतीय नागरिक के कुल 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इन 11 मूल कर्तव्य को देखिए आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं। ये मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में समाहित किए गए। देखिए मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, श्रवण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में इनको शामिल किया गया था। उस समय श्रवण सिंह समिति ने कुल 10 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इनको शामिल किया गया था। और ये 10 मूल कर्तव्य कौन कौन से थे इसके बारे में आप लोगों को एक बार फिर बता देते हैं कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र दिवस, राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा मूल कर्तव्य था राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए एवं उनका पालन करें। दूसरा मूल कर्तव्य था। तीसरा मूल कर्तव्य भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखे। चौथा मूल कर्तव्य था देश की रक्षा करें और आह्वान या बुलाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहें। पांचवा मूल कर्तव्य सभी देशवासियों में यदि भाईचारे की भावना का विकास करें। छठा मूल कर्तव्य था भारतीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं को समझें और उनका पालन करें। सातवां था पर्यावरण एवं प्रकृति से खिलवाड़ न करें, वन, नदी, नाले, झील एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने का दायित्व भी करें। आठवां था वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानवता को ज्ञान की प्राप्ति की ओर करते ले जाना चाहिए। नौवां था सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहे। 10वां था आपका व्यक्तिगत एवं सामूहिक हित विशेष का ध्यान रखिए। देखिए या तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से गतिविधियों में भाग लेते रहे। और 11वां आप लोगों का 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो ये आप लोगों के कुल 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में हैं। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में प्रत्येक भारतीय नागरिक हैं। एक बार आप इनको देख लीजिए, फिर कल हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर अपन लोग रहेगा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। आज बात हुई हमारे बीच में मूल कर्तव्य के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी मौलिक अधिकारों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपना ये मौलिक कर्तव्य वाला कंप्लीट हो गया और अब बात करेंगे हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। देखिए नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप लोगों को सामान्य जानकारी मैं आज दे देता हूँ कि ये जो नीति निर्देशक जो तत्व है, ये नीति निर्देशक वाला तत्व जो हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनको उल्लेख किया गया है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी कार्य करना। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन हम लोग करेंगे और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जिनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जनरली आप लोगों को आज ही बता देता हूँ, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों संबंधित वर्णन किया गया और ये जो प्रावधान है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। और देखिए अनुच्छेद 37 कहता है इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याणकारी कार्य करना। अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्यों के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन करना और विशेषकर और कुछ अनुच्छेद मैंने हटा दिए। और 44 कहता है सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 कहता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए राज्यों द्वारा प्रयास करना। अनुच्छेद 48 कहता है पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना। और अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना। 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 कहता है भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की स्थापना करना। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बाद में, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में फिर देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।